हाँ, सो थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं, और क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स हमने ये पता किया था कि कोई भी गिवन प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस इज डिस्कस्ड इन थर्मोडायनेमिक्स, जहां से आप प्रोसेस की फिजिबिलिटी पता करते हो। अमाउंट नहीं पता चलता अपने को कितना बनेगा, और स्पीड भी नहीं पता चलती कि कितना फास्ट और कितना स्लो बनेगा। फिर अमाउंट हमने कैसे पता किया? इक्विलिब्रियम से, यस, कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट हो ही नहीं रही है, राइट। तो वहां से हम अमाउंट पता करते हैं कि रिएक्शन अगर होगी तो कितना अमाउंट बनेगा। देन थर्ड, स्पीड ऑफ रिएक्शन, कि अगर बनेगा तो कितना स्लो या कितना फास्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस याद करो, जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते थे, कि हेबर्स प्रोसेस प्रैक्टिकली फेवर कब होता है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, राइट। लेकिन हम उसको करते कैसे हैं? हाई टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि वो स्लो होता है, राइट। सो हाई टेम्परेचर पे यूजिंग कैटलिस्ट, ताकि हम रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट रख सके, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी थोड़ा बहुत फिजिक्स में सब चीजें सीखी है। क्या क्या होता है स्पीड? कौन कौन सी स्पीड पढ़ी आपने? एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। तो वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी वही होता है। क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कोई आपसे बोले कि डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाँ, बात नहीं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। दोनों के टर्म में हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इंक्रीज होगा, और रिएक्टेंट की बात करेंगे तो यूजुअली कॉन्सेंट्रेशन उसका डिक्रीज होगा। नाउ एवरेज रेट लिखने के लिए आप क्या लिखते हो? हाँ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे dt टेंड्स टू 0 डेल्टा c बाई डेल्टा t, जो कि फाइनली क्या आता है? dc बाई dt। सो बेसिकली dc बाई dt हम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, सिंबल नहीं, आर स्मॉल आर। हाँ, कोई भी सिंबल ले लो, क्या फर्क पड़ता है ना। सो यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे समझो आप, दो चीजें हैं कि अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखोगे तो, रुको छापना बंद करो। अब रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। और प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होगा। तो रिएक्टेंट की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विल बी लेस देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो जो डेल्टा सी निकालोगे वो आएगा नेगेटिव, बट रेट तो नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। कि फिजिक्स तो है नहीं भाई कि सर डायरेक्शन इधर गया तो नेगेटिव, उधर गया तो पॉजिटिव। यहां साइन पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन। तो पॉजिटिव रहेगा तो उसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं कि जब हम रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको ऑलरेडी हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो ओवरऑल पॉजिटिव ही आए, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे अगर हम लोग, तो आप लिखोगे क्या? रेट एवरेज विल बी इक्वल टू क्या? माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे तो आप लिखेंगे रेट एवरेज इज इक्वल टू प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। वैल्यू सेम होगी, यस। रेट ऑफ रिएक्शन हैज टू बी सेम, दोनों तरफ से सेम ही आएगा, तभी तो वो दोनों के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ, वो आगे करेंगे, अभी नहीं। फिर यहां पे फिर से वही इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखोगे
तो आप लिखोगे माइनस डी सी बाई डी टी, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिखोगे तो प्लस डी सी बाई डी टी। तो यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहा है ना, मतलब दोनों का स्टोइकियोमेट्री सेम है। आगे हम इनमें रिलेशन भी पढ़ेंगे कि भाई दोनों के स्टोइकियोमेट्री अगर डिफरेंट हो तो उनकी रेट्स कैसे रिलेटेड होगी ना। लिख लिया यहां तक? केमिकल इक्विलिब्रियम हाँ वैसे ही रहेगा ऑफ कोर्स। वो रिवर्सिबल होता था, यहाँ पे वन डायरेक्शनल होगा और रिवर्सिबल भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। यस, बहुत इजी चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स ओवरऑल। एक्चुअली में फिजिकल में आपको डिफिकल्ट चैप्टर बचा नहीं है सच। सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हाँ हाँ हाँ, लिख लिया आपने? ठीक। हाँ। देखो जेई मेंस के लेवल पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आता है ना फिजिकल में, और एडवांस में थोड़े बहुत आते भी हैं, तो सारे डिफिकल्ट तो आएंगे नहीं। तो एक अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ भी सकते हो, और भी क्वेश्चन है करने के लिए उसमें, है ना। ठीक है, ये लिख लिया ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो हालांकि जरूरी नहीं कि सबका ऐसा ही बने, बट एक सिमिलर एक पैटर्न दिखेगा अपने को कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन जो होगा रिएक्टेंट का वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मान लो कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एवरेज रेट निकालना है, तो कोई भी, जैसे मान लो कि ये एक्चुअल में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है, ठीक है, और आपको निकालना है कि सर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो एवरेज रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली जो आप करते थे फिजिक्स में भी, क्या कि इन दोनों पॉइंट के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करो, और उस लाइन का जो स्लोप होगा वही होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, विच माइट नॉट बी एक्चुअल रेट, बट एवरेज तो हम ऐसे निकालेंगे, राइट, कि यहां से डेल वाई बाई डेल एक्स जो आप करते थे, राइट, कि यहां पे ये है डेल्टा टी और ये है ऐसे, है ना। और आप देख रहे हो कि अगर रिएक्टेंट है तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप उसका ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वही हम लोग लिख रहे हैं माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन is equals to rate of reaction, that will be equals to minus delta c by delta t, वही सेम चीज है ना। और अगर मान लो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना होता तो क्या करते थे आप, कि किसी भी टाइम पे, हाँ किसी भी मोमेंट पे, जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे या किसी भी टाइम पे, तो यहां पे इस या तो dy बाई वही dc बाई dt कर लो, या फिर यहां से जो टेंजेंट पास हो रहा होगा उसका स्लोप निकाल लो, सेम चीज है। तो ये जो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट will be equals to dc by dt, that will be equals to rate of reaction। बस ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट है और ये एवरेज रेट है। ठीक है, now rate by which, बस छोटा सा नोट है जो कि याद रहे, कीवर्ड समझ में आए, रिएक्टेंट गेट्स कंज्यूम is called rate of disappearance।
एंड ऑफ कोर्स रेट बाय विच प्रोडक्ट गेट्स फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस, है ना. Rate by which product is formed is called rate of appearance. ठीक है. सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हो तो आपको समझ में आना चाहिए. रेट ऑफ डिसअपियरेंस नेगेटिव नहीं होगा, उसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं टू मेक इट पॉजिटिव, है ना. क्लियर है. अच्छा, दो चीजें और हैं कि हम बहुत ही स्लो जो रिएक्शंस हैं उनका और बहुत जो फास्ट रिएक्शंस है उनकी स्टडी हम नहीं करते, बिकॉज स्लो वाले के लिए बहुत टाइम लगेगा आपको डेटा कलेक्ट करने में, और जो बहुत फास्ट होगा उसका आप डेटा कलेक्ट ही नहीं कर पाओगे. तो हम यूजुअली जैसे एसिड बेस रिएक्शन का हम केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो बहुत ही फास्ट होंगे. तो केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ेंगे किसका, जो रैंडम नॉर्मल रिएक्शंस होती है जो एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती है, जिनके लिए हमारे पास डेटा कलेक्ट करना ईजी है. ठीक है. या फिर अगर बहुत ही स्लो रिएक्शन है तो अगर कैटलिस्ट यूज करके फास्ट हो जाता है तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम उसको रीड कर सकते हैं कि भाई क्या रेट रहेगी इसकी, है ना. तो ये बस नॉर्मल पॉइंट्स है. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चंस कुछ पहले. ये ग्राफ बस ऐसे ही डाल लो कि भाई रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे दिखेगा ग्राफ पे अपने को. ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का ग्राफ है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस का ग्राफ है. और ऐसे हम ड्रॉ भी करते थे केमिकल काइनेटिक्स में, जब दोनों एकदम पैरेलल हो जाते थे तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, है ना. तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो बताएगा आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, किसी पॉइंट पे जो इधर स्लोप होगा वो बताएगा क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस. पहला वाला डिसअपीयरेंस होगा. यस, ठीक है. नहीं भी ड्रॉ करोगे तो चलेगा, बस समझ में आना चाहिए कि हाँ ये रिएक्टेंट. अच्छा, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है. तो वो ग्राफ कैसा आता है उससे डिसाइड होता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ना. तो वो भी हम करेंगे कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, आज ही डिस्कस करेंगे उसको. ठीक है, लिख लिया. ऑलराइट, चलो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं. हाँ जी, ये बताइए कैसे करोगे इसको. हर इंटरवल में बताना आपको. हाँ हाँ, 8th 9th में आता है ना तुम लोगों का काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स फिजिक्स में, है ना. तो वहाँ भी करते थे सब क्वेश्चन, वही वाले हैं ये, है ना. बस कॉन्सेंट्रेशन इस बार डिस्टेंस की जगह.
आ गया। इतना क्या टाइम लग रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हर इंटरवल में आपको रेट अगर बतानी है तो यहां से यहां तक का चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 80 का है और टाइम है 5, कितना हो गया 16। यहां से यहां तक का चेंज 40 का है और टाइम है 5, कितना हो गया 8 हो गया। यहां से यहां तक का यहां से यहां तक का चेंज कितना है 30 का है और टाइम कितना है 10, तो ये हो गया 3। फिर यहां से यहां तक का चेंज कितना है 7.5 का और टाइम कितना है तो 0.75। सो टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता जाता है, विच इज करेक्ट, बिकॉज टाइम के साथ क्या होगा कि रेट जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, सॉरी रेट कम होता जा रहा है, बिकॉज जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा चांसेस आर कि रेट भी डिक्रीज होगी, बिकॉज रिएक्टेंट ही कम है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे तो रेट कम होगी। बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है। देयर आर रिएक्शंस कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो में तो नहीं, जीरो में तो चलो डिक्रीज होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, माय बैड, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन के किस पावर पे डिपेंड करती है रेट, है ना। तो अगर ऑर्डर ही जीरो है तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो मतलब वो कांस्टेंट ही रहेगा थ्रू आउट टाइम। करेंगे हम जीरो ऑर्डर में भी, बट ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर तो नहीं है, रिएक्शन का ऑर्डर कुछ और होगा, ये जीरो ऑर्डर नहीं। हाँ, जीरो ऑर्डर पे रेट कांस्टेंट आएगा, यस। तो अगर रेट कांस्टेंट आता है, बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको दे देंगे कि फॉर द गिवन डेटा कैलकुलेट समथिंग एल्स, मतलब रेट नहीं कुछ और पूछ देंगे, तो उस डेटा से आपको पता करना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एंड देन जिस ऑर्डर का रिएक्शन होगा उसके हिसाब से हम इंटीग्रल रेट लॉ लगाएंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक क्या है रेट, कि अगर रेट टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर है, अगर रेट टाइम के साथ डिक्रीज नहीं कर रहा है तो जीरो ऑर्डर है, या रेट टाइम के साथ स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्स के स्क्वायर से, तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वैसे और इनिशियल फाइव 11 और क्वेश्चन पहले कर लो, लिख बाद में लेना। आज सारे डाउट पूछ लेना भाई, जिसके भी डाउट्स हैं, है ना, आज सारे पूछ लेना, मैं यही हूँ। बहुत कम मिलता है आप लोगों को वैसे टाइम की, मतलब ज्यादा टाइम तक मैं रुक पाऊँ। हाँ नहीं, समझते हैं, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट, इंक्रीज कर रहा है ना टाइम के साथ। नहीं नहीं नहीं, उससे ऑर्डर नहीं पता चलता, वो तो कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन दिया ना। ऑर्डर पता चलता है कि रेट कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, हाउ डीसी बाई डी टी इज रिलेटेड टू सी, वो ऑर्डर बताता है आपको। हाँ, वही निकालना है अपने को कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या, डीसी बाय डी आएगा कितना 2t प्लस 5। अब तीन चीजें पूछ रहे हैं, इनिशियल रेट t3 पे एंड t5 पे, कुछ नहीं इसमें। इनिशियल रेट के लिए क्या करोगे, इनिशियल रेट विल बी कैलकुलेटेड व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो वो हो जाएगा 5। रेट एट t इज इक्वल टू 3 पे कितना हो जाएगा 11, एंड रेट एट t इज इक्वल टू 5 पे 15। ना ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, यहां तो ये हो रहा है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है टाइम के साथ, है ना।
तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर टाइम के साथ बढ़ती जा रही है तो या तो ये रिएक्टेंट नहीं है, या तो ये प्रोडक्ट है, या तो ये प्रोडक्ट का वेरिएशन दिया गया, या फिर देयर इज अनदर रिएक्टेंट, जिससे कि वो रिएक्टेंट नहीं होता है लेकिन हाँ बैक्टीरियल ग्रोथ, या कोई भी ऐसा बैक्टीरिया, कोई भी ऐसी चीज जो टाइम के साथ ग्रो करती है, जैसे वायरस एंड बैक्टीरिया, तो उसके लिए क्या लगाओगे आप, इस तरह की इक्वेशन दी रहेगी। मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ जब आप रिएक्टेंट के टर्म में भी लिखोगे तो आप माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज इट इज ऑलरेडी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये नोट करके लिख लेना, क्योंकि अगर मान लो बैक्टीरियल ग्रोथ का कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें, क्योंकि आगे हम इंटीग्रेट भी करेंगे, वैसे डीसी बाई डी निकाला ना, उसको फिर हम इंटीग्रेट करके सी निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का टर्म निकालेंगे कि टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का टर्म आपको निकालना है और अगर आप माइनस डीसी बाई डी लिख दोगे और प्लस डीसी बाई डी लिख दोगे तो बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए लिख लो आप कि फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना क्या, कि फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ रेट ऑफ रिएक्शन when written in terms of reactant will be plus dc by dt, because the final concentration will always be higher than initial concentration. रेट को पॉजिटिव रखना है, चाहे जैसे भी आ जाए। यस, सो फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट should be plus dc by dt. जीरो आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा बैक्टीरियल ग्रोथ का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वही प्रोडक्ट है ना, वही रिएक्टेंट है, वही प्रोडक्ट है, राइट। तो उसमें प्रोडक्ट नहीं देखना हमें, और इसीलिए पॉजिटिव भी आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट भी वही खुद ही है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, हालांकि इसका कोई केमिस्ट्री से लेना देना ऐसे नहीं है डायरेक्टली, बट आते हैं क्वेश्चन कि भाई बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो इस तरह से वेरी करता है विद टाइम, और इतने दिन बाद कोई मेडिसिन लेता है तो मेडिसिन लेने के बाद का ग्राफ क्या होगा, या मेडिसिन लेने के पहले का ग्राफ क्या होगा। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे अप्रोच करना, ठीक है। आज नेक्स्ट बताओ, क्या, यही तो बात है। हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे, पॉजिटिव ही रखना, यस, रेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, रेट को पॉजिटिव रखना है, साइन कुछ भी हो सकता है। हाँ करेंगे, इंटीग्रेशन वाला भी आज ही करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे आज हम लोग। 5 होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेंजेंट का ऑलरेडी स्लोप दिया हुआ है, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है तुमको, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस टेंजेंट की इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू mx प्लस c से m आ जाएगा स्लोप, राइट। इसकी इक्वेशन दी गई है क्या, 5t प्लस 2, ये पूरे इस लाइन की इक्वेशन है, और ये लाइन क्या है, टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो इसका स्लोप क्या होगा m, दैट इज 5, है ना। तो स्लोप ऑफ AB will be equals to rate instantaneous, that will be equals to 5, ठीक है। चल अब आप नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ रिएक्शन। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन में जो अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग रिएक्टेंट्स और अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी रेट्स आपस में कैसे रिलेटेड होंगी, कि भाई एक का रेट 2 है तो दूसरे का कितना आएगा उससे, स्टोइचियोमेट्री से। यस, लिख ले ना, ध्यान दो, इसमें कंफ्यूजन भी होता है और उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, बट मुझे ये बताओ कि मान लो हेबर्स प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस में आपको दिया गया है कि N2, हेबर्स प्रोसेस इक्वेशन तो पता ही आपको, क्या N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, है ना। यहां साइड में समझते हैं हम लोग, मान लो N2 प्लस 3H2
गिव्स 2NH3। या कोई दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने 2A प्लस 5B इज इक्वल टू 3C, ऐसा कुछ, ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इज 1, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या होगा? 3, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगा? 2। इस वाले में मान लो मैं बोलूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A जो है वो है 1, तो दूसरे का क्या होगा? और तीसरे क्या होगा? 3/2, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये 5/2 है और ये 3/2 है, और अगर ये 1 है तो ये क्या था? 3 और ये 2। अब हमें इनमें रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन ढूंढने का मतलब ये है कि हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें ताकि तीनों इक्वल हो जाए, तभी वही तो एक रिलेशन आ सकता है ना कि भाई तीनों को इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ रहा है, देखो आप यहाँ पे, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, और इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, देखो ध्यान से, या फिर इसको अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूं, इसको 3 से और इसको 2 से, तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे क्या? वही यहाँ पे भी हो जाएंगे, हाफ हाफ आ जाएगा सब कुछ। इसका मतलब ये है कि तीनों के रेट रिलेटेड होंगे जब आप उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो उनको, और उस डिवीजन को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कि किसी भी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/A, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूं कि 1/A को अलग लिखता हूं, वैसे सेम ही चीज है बट इसका थोड़ा मार्किंग करना भी इजी हो जाएगा, -DA/dt सॉरी इज इक्वल टू 1/B माइनस dB/dt, dB is change in concentration of B, will be equals to 1/C dC/dt will be equals to 1/D/dt, ठीक है ना। याद रखना कि ये इनके बीच में रिलेशन है। यूजुअली क्या होता है कि ये रट लेते हैं हम लोग, फिर कोई बोलता है कि इसका अगर 3 है तो इसका क्या होगा, तो हम इसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अभी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए सिर्फ इतना वाला टर्म है, वो बी से रिलेटेड कैसे है उसके लिए हमने इन नंबर से डिवाइड किया। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज नॉट 1/A माइनस DA/dt, नहीं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज स्टिल -DA/dt, है ना। तो ये जो है ये क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंसेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, है ना। ये तक टर्म्स, सिर्फ इतने टर्म्स। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना है तो ऐसा समझो कि जो सबसे लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जैसे मान लो एक की स्टोइकोमेट्री मैंने 1 कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम आ जाएगा। पर इसकी अगर 1 करोगे तो फिर इसे सबको डिवाइड करना पड़ेगा, और इसका ऑलरेडी बी है तो इधर ए से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि उसको सिंप्लीफाई कर लिया कि जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा ना, दैट विल ऑलवेज बी रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो आप सबकी स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर दो, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, है ना। और यहां पे ये क्या है? ये दोनों क्या टर्म्स हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन के भी बराबर। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस, सॉरी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, अब इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, अच्छा चलो यहां पे इसको समझो कि पर यूनिट टाइम मान लो N2 जो है वो कुछ भी कोई नंबर ले लेते हैं अपन, मान लो N2 जो है वो 2 मोल पर सेकेंड कंज्यूम होता है, राइट, 2 मोल पर सेकेंड कंज्यूम होता है। H2 कितना होगा? 6 मोल पर सेकेंड, और अमोनिया कितना बनेगा? 4 मोल पर सेकेंड। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन में बताया कि रिएक्शन किस रेट से चल रही है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा 2 मोल पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जो सिंपलेस्ट रेशियो देखो 6 मोल पर सेकेंड हो सकता है क्या? ये लिमिटिंग रीजन है तो 6 मोल कंज्यूम हो नहीं सकता, राइट? सबसे कम रेट किसकी है? N2 की। तो जो सबसे कम रेट वाला है उसके टर्म्स में हम रेट लिखेंगे कि उसका सिंपलेस्ट रेशियो मतलब उसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड करके उतना अगर हम कंज्यूम करें तो उतना सबका कंज्यूम होगा उस मोमेंट में। तो सबसे लोएस्ट स्टोइकोमेट्री वाला जो है उसके हिसाब से हम रेट निकालेंगे, है ना? तो इसलिए हमने जो स्टोइकोमेट्री से सबको डिवाइड कर दिया पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके। और इनको फटाफट लिख भी लेना और इनको सॉल्व भी जल्दी करना है ना, तो क्योंकि सॉल्व करने में इनमें टाइम नहीं लगने वाला है। घर जाके लिख लेने वाले, पर घर जाके फोन से लिखोगे ना, इसलिए यही लिख लेना। हाँ बताओ इसमें क्या करेंगे? Rate of reaction is 10 raised to power minus 2 which is also equals to rate of disappearance of N2 because stoichiometry N2 का 1 है ना? देखो भाई क्वेश्चन लिखने वालों पहले सॉल्व कर लो फिर आराम से लिख लेना, जब तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ तब तक तुम लिख लेना, राइट? सो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे ये बार बार लिखनी है ताकि याद हो जाए कि माइनस डी N2 बाई डी टी that is equals to 1 by minus 1 by 3 ना 3 हाँ dH2 by dt will be equals to 1 by 2 d NH3 की concentration का change by dt and that is given to us as 10 raised to power minus 2। अब किसी का भी निकालना हो निकाल सकते हो आप, है ना? आप किसी का भी निकाल सकते हो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हो जाएगा 10 raised to power minus 2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से, है ना? दैट विल बी 3 इंटू 10 raised to power minus 2 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 will be twice the rate of reaction that will be equals to 2 into 10 raised to power minus 2। सबका आ गया एक साथ, है ना? और ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आए हुए हैं, तो लग रहा है ना कि बहुत सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या ही हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई ये इक्वेशन है, बताओ इसमें क्या रिलेशन होगा, है ना? पर हमेशा नहीं आया ना, एक दो बार आया, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आ गया सबका? ठीक है, नेक्स्ट करो फिर। एक सेकंड रुक जाओ, स्टोइकियोमेट्री स्विच कर लेना, 3 इधर है 5 इधर है, मतलब इधर 3 है और इधर 5 है। ये वाला आई थिंक जे एडवांस में आया हुआ है। सी होगा सर, सी होगा, सी होगा।
सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी आर और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आर टू 3/5 के रेशियो में रिलेटेड होगा। क्या लिखोगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -dH2/dt होगा क्या? सॉरी, DH+/dt। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज बाय dt विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू -d BrO3 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज बाय dt विच विल बी इक्वल टू -1/5 d Br माइनस बाय dt। बैलेंस नहीं है क्या हाइड्रोजन का? नहीं, ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 3 है ना, इधर 3H2O तो 6 आ जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। हाँ, और दैट विल बी इक्वल टू 1/3 d Br2/dt। हमें Br और BrO माइनस में निकालना ना, Br माइनस में निकालना, तो ये दोनों में ही रिलेशन ढूंढना अपने को। तो सीधे सीधे आ गया क्या, d Br माइनस बाई dt विल बी इक्वल टू -5/3 है ना, d Br2/dt। सी हाँ, पता नहीं, मतलब 18-17 ऐसा कुछ। सबके साथ ही बैलेंस इक्वेशन आपको लिख, अच्छा अगर मान लो इक्वेशन बैलेंस नहीं दी गई है तो आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी एंड देन आपको रिलेशन ढूंढना है ना। हाँ बिल्कुल दे सकते, बट हाइड्रोजन का रिलेशन पूछा ही नहीं है ना, इसलिए है ना। पूछेंगे तो लेकिन आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, अगर पूछते तो बैलेंस करते। हाँ ये बताओ, बी आ रहा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। N2O5 का डबल हो जाएगा NO2 का और हाफ हो जाएगा O2 का। सीधे सीधी बात है कि अगर 1 मोल N2O5 कंज्यूम होगा तो 2 मोल NO2 बनेगा, तो जो रेट N2O5 की होगी उसका डबल NO2 का होगा और उसका हाफ O2 का होगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इस केस में N2O5 की जो रेट है वही रेट ऑफ रिएक्शन भी है, तो इसलिए आप रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म भी लिख सकते हो। लेकिन इसका डबल है ये और इसका हाफ है ये, तो डबल इसका कितना हो जाएगा, कितना है 6.25 का डबल कितना हो जाएगा 12.5, और 12.5 इन 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻², तो B। ठीक है, अच्छा ये सब क्वेश्चन इजी है, इसका मतलब नहीं छोड़ देना है, लिख लेना नोट्स में, क्योंकि रिवीजन में काम आता है कि हाँ ऐसे भी सोचना है। इसमें मेन कंफ्यूजन वही होता है कि मल्टीप्लाई किधर कैसे करना है ना। NH3 के रेट का H2 3/2 टाइम्स होगा और N2 हाफ होगा, राइट। जिस रेट से NH3 बन रहा है, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 दिया है आपको, तो बस इसका हाफ हो जाएगा N2। पूछ क्या रहे हैं वैसे, H2 तो 3/2 टाइम्स, तो 3/2 टाइम्स कौन सा टर्म है इसमें, हाँ इंटू 3/2, मैं वही कह रहा हूँ, इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ NH3 इज H2,
है ना। सो 6/2 कितना हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई, ठीक है। अरे लिख दूं क्या, ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को, नहीं ना, ठीक है ना। अब दो चीजें हैं, बीच में कुछ थ्योरी है, चलो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको पढ़ के आना आप लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम चला जाएगा, फिर मेन पार्ट रह जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिनको धीरे धीरे हम
ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरा कि ऑर्डर हैज नथिंग टू डू विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, ऑर्डर हैज नथिंग टू डू विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ reactants. Order has nothing to do with stoichiometric coefficient of reactants. For elementary reactions, order will be sum of stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients. यही बातें हम लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नहीं प्रोडक्ट के टर्म में भी लिखा जा सकता है, ये लिखेंगे हम लोग। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट टू द पावर 1 और एक प्रोडक्ट टू द पावर 2, ऐसा भी हो सकता है। यस, रेट लॉ ऐसा नहीं कहता है कि सिर्फ रिएक्टेंट के टर्म में ही लिखना है, हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए रिएक्टेंट के टर्म में लिखा है, बट वो किसी के टर्म में हो सकता है, बस हमें ए उसका पावर क्या है उन सबको ऐड कर देना। नहीं, एलिमेंट्री के लिए रिएक्टेंट ही होगा, कॉम्प्लेक्स में प्रोडक्ट भी हो सकता है। एलिमेंट्री में तो वही होगा जो हमने अपना केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। यस, हाँ जी। सो वन बाय वन ये हमने लिख लिया। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, रिएक्टिव प्रोडक्ट नहीं लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसी का भी, इन रेट लॉ इक्वेशन। स्टोइकोमेट्री का सम नहीं है, रेट लॉ के इक्वेशन में जो पावर है उसको ऐड कर दो टोटल, तो वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ भी हो सकता है ये, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एंड हैज नथिंग टू डू विद स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आप ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते वैसे कि रिएक्शन देखा और ऑर्डर बता दिया। अगर आपको कोई डेटा दिया है तो आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, रिएक्शन देख के ऑर्डर नहीं बताना अपने को। वैसे जैसे रिएक्शन देख के हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बता पाते थे, कुछ डेटा होता था उसके बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते थे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है वो डिसाइड होता है एक स्टेप से, जिसको हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस। डिस्कस करेंगे उसको क्या होता है आरडीएस, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ आरडीएस मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि आरडीएस से डिसाइड होता है, बट आरडीएस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट भी करते हैं दूसरे के टर्म्स में। किसके टर्म्स में करते हैं वो जब हम समझेंगे धीरे धीरे तो क्लैरिटी बढ़ेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम आरडीएस में अगर कोई इंटरमीडिएट है तो उसको आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऑर्डर तो रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जिसका स्टोइकोमेट्री जीरो है, फिर वो रिएक्टेंट कैसे है ना। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड कर रहा होगा। हो सकता है रिएक्टेंट का पॉजिटिव है और प्रोडक्ट का नेगेटिव है, नेट नेट ऐड करके जीरो आ गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं? जो सिंगल स्टेप में होता है, जिसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। पार्शियल ऑर्डर में भी नेगेटिव का मतलब है कि ऑर्डर विद, वही जो सेकंड पॉइंट लिखा था कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में बी नेगेटिव, but overall order will always be positive. And reactions with very high order are rare reactions because order ज्यादा होने के लिए number of molecules एक particular step में ज्यादा होने चाहिए जो कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, और प्रैक्टिकली ऐसा कोलिजन पॉसिबल नहीं जहाँ 5 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करे और प्रोडक्ट बन जाए, है ना, क्योंकि वो स्पेस भी होना चाहिए इनफ फॉर कोलिजन। सो ज्यादा हायर ऑर्डर के रिएक्शन थ्योरेटिकली हो सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं होते, है ना। ये पॉइंट्स लिख लो, फिर हम एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का डिफरेंस समझते हैं। लिख ले सर। नहीं, पर ये सब पॉइंट्स नहीं लिखा, नहीं जैसे ये पॉइंट आप लिख लो, नहीं है उसमें। आरडीएस वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, पर आरडीएस पे डिपेंड करते हैं तो लिखना पड़ेगा ना। ये पे ऑर्डर हमेशा हम एक्सपेरिमेंटली डिसाइड करते हैं,
आप उसको कैलकुलेट देख के नहीं कर सकते। आरडीएस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप निकाला जा सकता है। आरडीएस उसी की जरूरत है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हो। जिसमें एक ही स्टेप है उसमें क्या आरडीएस है ना। जिसमें एक ही स्टेप है वो तो वही है, स्लो वही है, फास्ट वही है, आरडीएस। तो इसीलिए एलिमेंट्री रिएक्शन का सीधे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टेप है जिसपे रेट डिपेंड करती है ना। यूजुअली रेट डिपेंडेंसी इस बात से आती है कि वो स्टेप कितना स्लो है। स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज आरडीएस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। किसी भी रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां तक लिख लिया। हाँ भाई हो गया सबका। हाँ आरडीएस तब होता है जब डेरिवेटिव है कंसंट्रेशन और टाइम का, उसका मिनिमा है। नहीं भाई कैसे? क्योंकि उसमें से सबसे स्लो हो जाएगा ना। हाँ अरे पर रेट अलग अलग मोमेंट पे किसी एक पर्टिकुलर स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। तो आप जो डेरिवेटिव लिख रहे हो वो उसी स्टेप के टर्म में ही लिखोगे ना। तो फिर फाइनाइट टाइम इंटरवल में करना है। मतलब कौन सी मैथ्स लगा रहे हो, मुझे समझाओ पहले। सीटी हाँ। पे तो कर रहे हैं, हाँ डेरिवेटिव निकालते हैं, हाँ। फिर हमें वो मिलता है कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व जो हमने ड्रॉ किया था वो किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का था, राइट। अब मान लो एक रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है, लेकिन बीच में कुछ और चीजें भी बन सकती है अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो तुम डेरिवेटिव रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे लगा रहे हो, पर रेट एक्चुअली में जो बीच में बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, उसका तो ग्राफ ही नहीं अपने पास। तो वही हमें प्रेडिक्ट करना है पहले कि किस पे डिपेंड कर रहा है, एंड देन हम उस कॉन्सेंट्रेशन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हाँ मतलब रिएक्टेंट सेम है बट जो इंपॉर्टेंस है वो दूसरे को दी जाएगी, जो आरडीएस का होगा। आते हैं अब इस पे। हाँ जी, अब और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो पहले। ये लिख लिया सबने? अब एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। एलिमेंट्री वर्सेस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे हमने लिखा कि आरडीएस जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का टर्म है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही स्टेप है, तो क्या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और क्या नॉन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सब सेम ही है। ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में होती है उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, कि रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है बस, देयर इज नो इंटरमीडिएट इन बिटवीन। ऐसी रिएक्शंस जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है कि a प्लस बी गिव c प्लस डी इज द फाइनल रिजल्ट, लेकिन a b से कंबाइन करके पहले c कुछ e बनाता है, e फिर वापस a से कंबाइन करके कुछ f बनाता है, और फिर e और f मिलकर c और d बनाते हैं, लेट्स से। तो फाइनल प्रोडक्ट भले c और d है बट वो डायरेक्ट a और b से नहीं बन रहा है, बीच में कुछ इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जैसे कि एंड देन प्रोडक्ट बन रहा है। सिंपल एग्जांपल है कि जैसे फोटोसिंथेसिस या फोटो हैलोजिनेशन का एग्जांपल दिया था मैंने रेडिकल जब हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो है ना। रुक जाओ, छापना बंद करो। क्या मिशन है तुम लोगों का, जल्दी से लिख के क्या कर लोगे, रुको। सो अगर मान लो कि किसी रिएक्शन में इधर इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट कैसे बनता है? जैसे मान लो हमने कार्बोकेटायन कार्बोनायन ऐसे इंटरमीडिएट्स पढ़े थे, तो ए मान लो एक रिएक्टेंट है जिससे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट इज नॉट द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में दिखेगा भी नहीं तुमको। फिर कार्बोकेटायन किसी और से रिएक्ट कर रीअरेंज कर जाता है, फिर कार्बोकेटायन रीअरेंज कर जाता है, दैट इज सेकंड इंटरमीडिएट, राइट। सो एक इंटरमीडिएट बना कार्बोकेटायन, फिर वो रीअरेंज कर जाएगा, दूसरा इंटरमीडिएट बना द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, एंड देन जो नया कार्बोकेटायन बना उस पे आके कोई ग्रुप लग गया, तो फाइनली आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब रिएक्शन में आपको क्या दिखेगा? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बीच का कार्बोकेटायन आपको नहीं दिखेगा। पर रेट डिपेंड किस पे कर रही है? कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन पे, क्योंकि वो सबसे स्लो है। तो इसका मतलब ये है कि रेट लॉ में तुम क्या लिखोगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? तो या तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, या फिर कोई दूसरा स्टेप है जो उससे भी स्लो है, तो आप लिखोगे कि उसमें जो इंटरमीडिएट है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ना। इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, वो तो रिएक्टेंट से बन रहा है।
तो रेट लॉ इंटरमीडिएट के टर्म में लिखा नहीं जाता। तो हम इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड कर रही है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन वी विल गेट फाइनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आरडीएस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आरडीएस में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगी, जिनकी खुद की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। मतलब रेट लॉ लिखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में जाएगा, लेकिन पहले इंटरमीडिएट से स्टार्ट होगा एंड देन उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाउ इसको थोड़ा क्लैरिटी से और समझते हैं। अब लिखना शुरू करो। सो ऑर्डर विल बी सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऑर्डर विल नॉट बी सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। एलिमेंट्री के लिए होगा। कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा एलिमेंट्री रिएक्शन में, और लॉ ऑफ मास एक्शन ट्रू होगा, बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन में हम क्या करते थे? कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखते थे, याद है, एक्टिव मास वाले टाइम पे। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा। रेट विल बी डिसाइडेड बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इंटरमीडिएट बन सकते हैं बहुत सारे, और लॉ ऑफ मास एक्शन विल नॉट होल्ड ट्रू। हाँ जी, अगर मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है तो। हाँ, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में नहीं होती है। हाँ, किसी भी तरह का इंटरमीडिएट बन सकता है। जैसे ओजोन से ऑक्सीजन फॉर्मेशन या ऑक्सीजन से ओजोन फॉर्मेशन, उसमें भी तो हमने बनाया था नेसेंट ऑक्सीजन बना था इंटरमीडिएट, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। तो हर जरूरी नहीं ऑर्गेनिक में ही होगा, इनऑर्गेनिक में भी बन सकता है इंटरमीडिएट। यस, सो आपको किसी भी रिएक्शन को देख के ना ऑर्डर प्रेडिक्ट करना है, ना आपको इंटरमीडिएट प्रेडिक्ट करना है, वो आपको दिया रहेगा या आप धीरे धीरे सीख जाओगे आगे। मोस्टली ऑर्डर इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, तो आपको एक्सपेरिमेंटल कोई एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा इसका ऑर्डर क्या है। जैसे मैंने एक हिंट दिया था कि कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि भाई ऑर्डर क्या है। तो ये सब सीखेंगे, यही चैप्टर है पूरा कि ऑर्डर निकालना कैसे करते हैं। फिर फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या क्या डिपेंडेंसी होगी उसकी, वो सब वही चैप्टर है। हाँ, नहीं, पॉली एसिड बेस रिएक्शन हम करेंगे ही नहीं, वो हर स्टेप पे फास्ट होता है, तो उसका रेट हमारे लिए प्रेडिक्टेबल है नहीं वैसे, है ना। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लिख लिया आपने। हाँ, कुछ अज्यूम नहीं करना आपको। नहीं, अगर एलिमेंट्री होगा तो लिखेंगे कि एलिमेंट्री है, अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स है और इसका आरडीएस ये है। बिना आरडीएस आप रेट नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ, आरडीएस, हाँ, जो सबसे स्लो है वो आरडीएस है ना। धीरे धीरे या तो आपको क्लैरिटी, जैसे ऑर्गेनिक में आपको पता चल जाएगा कि आरडीएस क्या है, बिकॉज हमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता है, तो हमें पता है कि कहां पे इंटरमीडिएट जो है का गैप जो है वो ज्यादा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आरडीएस है। इनऑर्गेनिक में अगर कोई जनरल रिएक्शन दी होगी तो आपको लिखेंगे कि भाई ये स्लो है, एक्चुअली में लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये स्लो स्टेप है, तो बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना। लिख लिया भाई? ठीक है, अब इसका एनर्जी प्रोफाइल, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, बिकॉज यही हम ये पहले करते थे और मैंने बोला था कि काइनेटिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, वो ग्राफ बनाते थे अपन वैसे, राइट। थर्मो में स्टार्ट किया था पहले एंड देन अलग अलग चैप्टर्स में उसको डिस्कस किया था। सो एनर्जी प्रोफाइल क्या है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में मान लो यहाँ पे है तुम्हारे पास एनर्जी और यहाँ पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसको हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल ऑफ रिएक्शन। ये कैसे उसके एनर्जी और प्रोग्रेस के साथ रिलेशन है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, और इधर कॉम्प्लेक्स का कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स लेंगे, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस तरह के रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोग्रेस या टाइम। नाउ एलिमेंट्री रिएक्शन जहां पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, समझ लो कोई लिखेगा कुछ नहीं, यहां ध्यान दो, बंद करो लिखना। यहां पे रिएक्टेंट होगा और ये यहां पे कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। एक रिएक्टेंट होगा और एक, समझ लो, एक रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा।
ना एलिमेंट्री इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी है ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। देखो सारे वेरिएबल्स में यहां पे डिस्कस कर दूंगा क्योंकि यहां पे जगह है, वहां पे बहुत सारे स्टेप्स होंगे तो जगह कम होगी, वो सब जगह एप्लीकेबल है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट ये हुआ, और यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप होता है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट तक का एनर्जी गैप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। और जो सबसे नीचे से, मतलब 0 से लेके यहां तक का जो एनर्जी गैप होता है उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब हाउ मच एनर्जी द रिएक्टेंट रिक्वायर्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज ट्रांजिशन, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, और हाउ मच एनर्जी रिएक्शन शुड, टोटल एनर्जी कितना होना चाहिए। एक तो उसके पास कुछ ऑलरेडी है, वहां से कितना लगेगा दैट इज एक्टिवेशन, और एक 0 से कितना लगेगा दैट इज थ्रेशोल्ड, कि उसके पास कुछ भी नहीं होता तो क्या होता। ना इन दोनों के बीच का गैप ऑफ कोर्स इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कि यहां तक की मिनिमम एनर्जी तो आपको चाहिए ही टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर आपने रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचा दिया तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। यहां तक पहुंचने का मतलब है कि इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। नाउ प्रैक्टिकली इसको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से अगर हम समझे, सो देयर आर वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, और जो भी हाई एनर्जी रेंज में होंगे वो कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगर नहीं है तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये भी पढ़ा था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी का नंबर भी बढ़ता था, तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हायर एनर्जी भी बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सो दैट इज व्हाई व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है। बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करने लग जाएंगे। दिस इज द मिनिमम एनर्जी बैरियर। नाउ यहां पे यही एक स्टेप, तो अगर हमने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन का आइडिया लग जाए। नाउ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेप्स। मैंने 2 स्टेप्स लिए बेसिकली। तो ध्यान दो, कुछ टर्म्स इसमें हमें समझना जरूरी है, जैसे ये और ये 3 ट्रांजिशन स्टेट्स हैं इसमें, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2 एंड ट्रांजिशन स्टेट 3, ठीक है। यहां पे 2 इंटरमीडिएट्स हैं, I1 एंड I2, इंटरमीडिएट 1 एंड इंटरमीडिएट 2। नाउ यहां पे ध्यान देना, ये जो है यहां से यहां तक का स्टेप, ये है आपका RDS, स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज ऑलवेज RDS बाय द वे। और स्लोएस्ट कौन होगा, जिसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। क्योंकि आप ये मत सोचो अपनी तरह के सर यहां से यहां तक पहुंचना तो आसानी था, यहां भी तो डिफिकल्ट है जाना। आप यहां से गैप मत देखो, आप ये सोचो कि आप एक सिंगल डाइट लेके ट्रेकिंग कर रहे हो, है ना, कहीं ट्रेकिंग पे गए ऊपर घूमने पहाड़ों पे, तो अगर आप 1 मील लेके जा रहे हो सुबह का, है ना, तो आपको भले ये वाला कितना भी डिफिकल्ट हो, मे बी आप क्रॉस कर लोगे, और सोचो एंड में ये मिले आपको, राइट, क्योंकि वो आपके पास एनर्जी तो फिक्स है, एनर्जी फिक्स है। अगर आपको हर स्टेज पे एनर्जी मिलती तो मे बी आप क्रॉस कर लेते, चलो इतना कर लिया इतना। सो बेसिकली आपको ये गैप नहीं देखना है, इज व्हाट आई एम सेइंग। ये गैप इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए कि ये कितना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा एनर्जी जिसको लग रही है, मतलब स्टेप विद हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिसके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा हो, चाहे वो इतना ही ज्यादा हो, चाहे यहीं से आ जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी होता तब भी यही RDS होता। समझ पा रहे हो ये। अच्छा, बाकी टर्म्स अभी भी वैसे ही डिफाइंड है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी इज एंथैल्पी, और हर स्टेप की अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1। जितने स्टेप्स होंगे रिएक्शन में
प्लस 1 ट्रांजिशन स्टेट हो गया, सॉरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स एक्चुअली, नॉट प्लस 1, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स प्लस 1, which will be equals to number of intermediates प्लस 1, जितने इंटरमीडिएट्स होंगे प्लस 1 ट्रांजिशन स्टेट होगा। आ रहा रुक जाओ। उसके बाद इसमें और क्या आपसे पूछ सकते हैं, बाकी हम इसका डिस्कशन करेंगे आगे कोलिजन थ्योरी में, लेकिन हाँ ये डिफरेंस है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। बाय द वे जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, आरडीएस। हाँ बताओ। तो जब सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी गैप जो होगा उसी को आरडीएस बोलेंगे कि हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बोलेगा आरडीएस? बोला तो मैंने, हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी वाले को ही आरडीएस बोलेंगे, ठीक है। द स्टेप विद हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी, सॉरी हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी, यस, जिसके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो आरडीएस होगा। हाँ, जिसके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा हो, जिसके थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा हो, वही आपका आरडीएस होगा। हाँ बोलो। इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2 में जब ट्रांजिशन इंटरमीडिएट 1 से इंटरमीडिएट 2 जाएगा तो इज इट मतलब नेसेसरी कि इंटरमीडिएट 2 का एनर्जी हमेशा कम होगा? नहीं, जरूरी नहीं ऐसा हो, पर हाँ हो भी सकता है, क्योंकि जरूरी देखो, जैसे कार्बोकेटाइन के कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे तो तुम जो कह रहे हो वो सही है कि सर कार्बोकेटाइन रीअरेंज ही तब होता है जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, बट जरूरी नहीं है ना कि सब में इसी तरह का इंटरमीडिएट बनता हो, है ना। जैसे तो किसी कोई भी बाकी पार्ट फिक्स नहीं है, ना तो इनकी एनर्जी सेम है, ना ये जरूरी इनकी एनर्जी सेम है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ये 1 और 2 के एनर्जी के गैप ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस आपको जो मेन पॉइंट समझना था वो उसके लिए मैंने उस तरह का ग्राफ ड्रॉ किया, आप कैसा भी ड्रॉ कर लो, है ना, ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, इंपॉर्टेंट है। आप ले आओ, मैं उसके बाद नहीं, हाँ मतलब पूरा ही ले आओ, मतलब हाँ हाँ जी, लिख ले यहाँ तक। ओके, सो इंटरमीडिएट्स के टर्म्स में मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। हाँ हो गया, तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो। हाँ
हाँ भाई हो गया। अब ध्यान देंगे, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक पहला स्टेप, मतलब ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2 और ये है स्टेप 3, टोटल 3 स्टेप है इसमें, है ना। ठीक है, अब जितने हमने नोट लिखे हैं उससे भी इंपॉर्टेंट नोट, सारा थ्योरी आज हो जाएगा, उसके बाद बस ग्राफ और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यही सब। सो ये लिखो आप, देखो रेट लॉ जो हमने लिखा था रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, रिएक्टेंट क्या इंटरमीडिएट हो सकता है और क्या क्या चीजें हो सकती है, ये हमें समझना है। तो आप लिखोगे कि रेट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of rate law can be expressed in terms of rate law can be expressed in terms of reactant, product or catalyst. Rate law can be expressed in terms of reactant, product or catalyst, but it can never be expressed in terms of intermediate. But it can never be expressed in terms of intermediate. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने कहा कि सर रेट जो है वो आरडीएस से डिसाइड होता है ना, देखो समझते हैं इसको। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिया मैंने, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी है, समझते हैं इसको पहले, फिर उस पॉइंट को आगे इलाबोरेट करेंगे। यहां से ए गिव्स कुछ डी है, डी तो चलो प्रोडक्ट है, ई लिख लिया हमने कि ए प्लस बी गिव्स ई, ठीक है, और बी प्लस ई गिव्स सी प्लस डी। मान लो 2 ही स्टेप्स हैं इस रिएक्शन में, ये आपका स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, और ये मान लो कि आपका स्लो स्टेप है, ये है फास्ट। तो स्लो वाला आरडीएस होगा, मतलब इससे रेट डिसाइड होगी। अब इससे रेट डिसाइड होगी तो एक बात पक्की है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखोगे आप, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आरडीएस है उसके स्टोइकोमेट्री का सम आप लिख लोगे, है ना। ये फिक्स है कि रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे जिस पे भी रेट डिपेंड करेगी, जैसे इंटरमीडिएट एलिमेंट्री रिएक्शन था तो उसका पहला एक ही स्टेप था, तो उसी पे रिएक्शन डिपेंड कर रही थी, तो हमने लिखा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के सम के बराबर होता है, ये लिखा था। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें इधर स्टोइकोमेट्री कुछ भी हो, लेकिन जो इसका आरडीएस है उसके स्टोइकोमेट्री के सम पे रेट डिपेंड करेगी, मतलब ऑर्डर वही होगा, स्टोइकोमेट्रिक सम ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ आरडीएस, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर वो नहीं होगा, क्योंकि आरडीएस में अगर इंटरमीडिएट है तो हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है ई क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट, और अभी मैंने लिखवाया क्या कि रेट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन नोन होगी, क्योंकि ये हमें दिखेंगे अपीयर होते हुए। इंटरमीडिएट तो हमें पता नहीं चलेगा ना कितना बना, कब बना, कहां बना, राइट। तो इंटरमीडिएट के टर्म हम नहीं लिख के हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको, ई को, बिकॉज ई कहीं था ही नहीं। कैसे करेंगे, तो देखो ये जो है स्टेप 1 उसमें ई बन रहा है और स्टेप 2 में ई कंज्यूम हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ई, अगर ये जैसे मैंने एग्जांपल ऐसा लिया जहां सब्स्टिट्यूट करना आसान हो अभी आपके लिए, ई कंज्यूम भी हो रहा है और ई फॉर्म भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ई जो है वो ए और बी पे तो डिपेंड कर ही रहा है, राइट। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जैसे ये मान लो रिएक्शन है, उसका लिख दिया के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लिख सकते हैं क्या,
लिख सकते हैं क्लियरली। अब यहां से के इक्विलिब्रियम को अगर हम रहने दें तो इस सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई क्या आ जाएगा, दैट विल बी के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यही होगा। अब इसको उठा के आप रखोगे फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब ये वाली इक्वेशन में यहां पे, तो आपको क्या मिलेगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपको मिलेगा दैट विल बी 3। ऐसा समझ में? तो इस तरह से आप एक्चुअली में रेट लॉ लिखते हो कि इंटरमीडिएट के टर्म में लिखोगे नहीं, बट अगर इंटरमीडिएट पे रेट डिपेंड कर रही है तो रेट लॉ पहले लिखोगे इंटरमीडिएट के टर्म्स में एंड देन उस इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सम नोन इक्वेशन। और अगर ना हो ऐसा तो एक दूसरा मेथड भी हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अगर कोई स्लो स्टेप दिया ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। हाँ क्या है, हाँ वही मैंने कहा, तो इसके लिए हम दूसरे तरीके लगाए सीखेंगे धीरे धीरे। अभी ये मैंने एग्जांपल लिया ताकि वो पॉइंट समझ में आ जाए। उसमें हमने इसको रेज़ टू 1 किया ना। हाँ यस 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 यस। बेसिकली रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरडीएस में रिएक्टेंट टू द पावर उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब एलिमेंट्री का आरडीएस वो खुद होता है इसलिए डायरेक्ट हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स में आरडीएस कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ये कंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ऑर्डर सेम चीज है। क्या है समझ पाए आप लोग कि रेट जो है वो आरडीएस के मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ आरडीएस पे डिपेंड करता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आरडीएस कहीं भी हो सकता है जो हमें दिखेगा नहीं ऊपर से, इसलिए हम कॉम्प्लेक्स के स्टोइकोमेट्रिक सम के बराबर नहीं कह रहे ऑर्डर, लेकिन एलिमेंट्री में एक ही स्टेप है तो वही आरडीएस भी है तो इसलिए उसमें हम कह रहे हैं, ठीक है। तो रेट कैन नेवर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ, रेट लॉ कैन नेवर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में ही लिखना है आपको। लिख लिया? हाँ कैटलिस्ट का कंजम्पशन कैसे देखेंगे, और वैसे ही देखेंगे जैसे रिएक्टेंट का, कैटलिस्ट भी तो कंज्यूम होता ही है ना, राइट। सो द रिएक्शन जैसे कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है उसको हम कभी कभी सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कि जैसे हमने पढ़ा था ना अभी टॉटोमेरिज्म, है ना। मैं कैटलिस्ट की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ, आगे क्वेश्चंस आएंगे ऐसे तो क्लियर हो जाएगा, बट अभी बहुत सारे टर्म एक साथ आए क्योंकि पूरा चैप्टर का ही एक तरह से हम एक जगह डिस्कस कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे सब चीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो कैटलिस्ट पे रेट कैसे डिपेंड करेगा, चलो एग्जांपल लेता हूं कैटलिस्ट पे रेट कैसे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन है A प्लस बी और इसमें कैटलिस्ट है H प्लस, ठीक है, C प्लस D, और मान लो कैसे कैसे कर कर आके आपका रेट आ गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, बस B है ही नहीं, मान लो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो आप लिखोगे कि सर इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आप 3 लिखोगे, ऑफकोर्स कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रिएक्शन में कैटलिस्ट आता है और निकल जाता है, तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट रहेगी तो हम इसको क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, राइट। कि सर ये कैटलिस्ट जो है वो टाइम के साथ इनिशियली आएगा, कंज्यूम होगा, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वापस से निकल जाएगा तो नहीं बचेगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो हो ही नहीं रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा प्रैक्टिकली। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि पहले 1 मोल H प्लस था, आपने बाहर से 1 मोल और डाल दिया, तब क्या होगा, तब जो भी था सर उसका डबल हो जाएगा, जो भी था उसका डबल हो जाएगा। तो कैटलिस्ट पे ऐसे डिपेंड करेगा कि अगर आप एक्सटर्नली कैटलिस्ट डालोगे तो ऑर्डर रेट विल चेंज और डिपेंड ऑन कैटलिस्ट, बट अगर कैटलिस्ट जितना है उतना ही फिक्स रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट। और इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं आगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो, जैसे इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 3, ऑर्डर क्या है इसका 3, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सर अगर हम एक बात करें, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड A का स्क्वायर, H प्लस तो कांस्टेंट है और एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर दो, मान लो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू H प्लस इनटू A का स्क्वायर, तो कांस्टेंट इनटू H प्लस भी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा।
तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे कि सर एक्चुअल में तो 3 ऑर्डर है, लेकिन एक की कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो हम प्रैक्टिकली इसको सेकेंड ऑर्डर बोल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कैटलिस्ट का रोल है, जो हम आगे अरे सब आज ही पढ़ लेंगे क्या, वेट करो, करेंगे ना सब कुछ, अभी डिस्कस करने में तो कंफ्यूजन और बढ़ने लगेगा, अच्छा इसमें क्या होगा वो क्या होगा। तो पूरे चैप्टर में यही सब चीजें करनी है अपने को, कि कैटलिस्ट पे कैसे डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट के टर्म में कैसे लिखेंगे ऑर्डर हम लोग, है ना। तो इसलिए लिखना नहीं है आपको, बस समझने के लिए। रुक जाओ बस, आज वेट करो थोड़ा सा, धीरे धीरे कल की क्लास तक आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ कैसे, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। हाँ जी, क्या लिखा आपने कि रेट कैन नेवर बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटरमीडिएट रेट। चलो पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा ये लिख लेना आपने कि स्लोएस्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, आरडीएस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज दी स्लोएस्ट स्टेप। नाउ अभी पिछली वाली एनालॉजी आपको समझ में आई, पिछला H प्लस वाला जो कैटलिस्ट वाला मैंने लिया था वो आपको समझ में आया, अरे आया ना, बोलो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कैटलिस्ट वाला जो मैंने एनालॉजी लिया था वो सबको समझ में आया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड तो कर रहा है, पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं होगी तो डिपेंड क्या करेगा उस पर, ऐसा। वही सेम एनालिसिस से ये भी समझ में आएगा, इसको पढ़ना नहीं, अभी समझ लो क्या है पॉइंट। कि मान लो एक मेटल सरफेस है, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, वो तो चेंज होगा नहीं वैसे भी, उस पर आपने कोई गैस एडजॉर्ब करी, हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, मान लो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो रही है, और आपने बहुत ज्यादा हाई प्रेशर रखा है, तो मान लो कि रेट हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन कंज्यूम होगा नया अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन वहां पे रख रखा है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि सर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ही चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कह देंगे कि ये सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि जैसे कि मान लो अमोनिया का डिसोसिएशन जो है वो प्रैक्टिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन अगर उसको हम किसी कैटलिस्ट के ऊपर कराएं तो वो जीरो ऑर्डर हो जाता है, क्यों, क्योंकि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होते हुए दिखेगी ही नहीं अपने को, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि अगर आपने मेटल सरफेस के ऊपर अमोनिया गैस ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रखा है और प्लस ऊपर से अमोनिया गैस का प्रेशर भी बना रखा है, तो जो एब्जॉर्ब जैसे रिएक्ट करेगा नया एब्जॉर्ब हो जाएगा वहां पर, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही है, तो इसलिए हो जाएगा क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेम यहां पे भी है, HI का डिसोसिएशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन वही अगर मेटल सरफेस पे कराए हम लोग तो क्या हो जाता है, जीरो ऑर्डर, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और यही यहां पे लिखा है कि हाई प्रेशर पे द मेटल गेट्स सैचुरेटेड, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हमेशा फिक्स हो जाएगी मेटल के सरफेस पे। अब लिख लो, जो भी रिएक्शन में कैटलिस्ट होगा वो एक कॉम्प्लेक्स सेकंड। रिएक्शन होगा, हर कैटलिस्ट रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होने पर कैटलिस्ट कंडीशन भी होगा ताकि हाँ पर जरूरी नहीं है, कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ऐसे करते हैं कि रिएक्टेंट में घुसते और आ जाते हैं, कुछ कैटलिस्ट बस सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं। हाँ हाँ जी, आप बताओ क्या बोल रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि अगर आपने ऊपर से गैसियस प्रेशर बना रखा है और जैसे ही यहां से गैस खत्म होगी वैसे ही वहां ऊपर से जो आपने प्रेशर लगाया वो वाला गैस जाके वहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एक्चुअली में वहां से गैस डिसअपियर होता हुआ दिखेगा ही नहीं आपको। तो अगर वो दिखेगा ही नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, जैसे आप लिखोगे विदाउट कैटलिस्ट, मैथमेटिकली आप इसको लिख लेना, या तो क्या लिखोगे कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूं, बाकी का आप अपने आप आगे कर लेना। नाउ विथ कैटलिस्ट when surface is saturated with NH3 at high pressure, अच्छा हाई प्रेशर का मतलब ये नहीं होता यहाँ पे कि 100 ATM लगाना है, नॉर्मली भी अगर आप वॉल देखते हो तो वॉल के ऊपर एयर से वो सैचुरेटेड है ऑलरेडी, तो आपको नॉर्मल प्रेशर पे भी गैसियस सब्सटेंस सैचुरेट हो सकते हैं, वो रिलेटिवली हाई प्रेशर कह रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है।
तो क्या होगा कि रेट विल डेफिनेटली विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, बट दिस टर्म विल बी कांस्टेंट. क्यों? ड्यू टू सैचुरेशन. मतलब एक अमोनिया अगर डिसअपियर होगा तो बाहर से दूसरा अमोनिया उसकी जगह पे आ जाएगा. तो अमोनिया कभी चेंज हो ही नहीं रहा है. और अगर अमोनिया चेंज ही नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है. ऑर्डर हो गया 0. ठीक है, समझ में आया? हाँ हाँ, गैसेस के लोग, यस, क्योंकि प्रेशर से कॉन्सेंट्रेशन उन्हीं का चेंज किया जा सकता है ना. लिख लिया? सबने लिख लिया? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो ध्यान रखना. बाकी सब चीजें इतनी बार रिपीट होंगी कि आपको याद हो जाएगा. ठीक है. अब एक टर्म होता है रेट कांस्टेंट, विच इज अगेन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ रेट लॉ. रेट लॉ जब आप लिखते हो तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको क्या कहेंगे? रेट कांस्टेंट. लिखे? तो अब आप लिखोगे रेट कांस्टेंट. सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर क्या था? ऑर्डर. एक जनरल सेंस में लिख रहे हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन यहाँ. So rate will be written as some constant K known as rate constant into concentration to the power order. ऑर्डर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है. अब हमें डिस्कस करना है इसके बारे में. तो सबसे पहले डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी. अच्छा, एक लेक्चर होगा जिसमें सिर्फ हम के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब के की डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे, जिसको हमने यूज भी किया है वेंट ऑफ इक्वेशन में, है ना. वेंट ऑफ इक्वेशन याद है? इक्विलिब्रियम में हमने किया था. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो देखा था, याद है ना. वहां पे मैंने इक्वेशन बताई थी नोन एज अरेनस इक्वेशन. के रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल्स टू a into e to the power minus EA by RT, जिसको सिंप्लीफाई करके हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन निकाली थी. अब वो k वही है ये. तो ये अरेनस इक्वेशन इसका लिखेंगे एक लेक्चर में. एक लेक्चर हमें अरेनस इक्वेशन को एक्सप्लोर करना है पूरा डिटेल में कि एक्टिवेशन एनर्जी पे कैसे डिपेंड करेगा ये सब. हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा. फिर उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन पे कि किस तरह की रिएक्शन है उस पर भी डिपेंड करेगा ये. हाँ हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा रेट ही चल रहा है ना. अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट ऑफ के क्या होगा रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, तो रेट का यूनिट क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर मोलारिटी बाय सेकंड, मतलब मोलारिटी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, जो भी टाइम होगा.
और हाँ, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलारिटी होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यूनिट ऑफ के जो आ जाएगा मोलारिटी टू द पावर 1 माइनस ऑर्डर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो दूसरा तरीका है ऑर्डर निकालने का कि अगर के की यूनिट दी गई है तो उससे भी समझ जाओगे कि ऑर्डर क्या है। मान लो किसी क्वेश्चन में दे दे कि भाई फॉर अ फॉलोइंग रिएक्शन दिस 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 और फिर नीचे दिखे गिवन दैट के इज इक्वल टू दिस, तो उस के की यूनिट पे फोकस करो कि मान लो के की यूनिट जो है वो सिर्फ सेकेंड इनवर्स है, तो ऑर्डर क्या होगा? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, है ना। अगर के की यूनिट जो है वो है मोल पर लीटर पर सेकेंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर के की यूनिट है लीटर पर मोल पर सेकेंड तो सेकेंड ऑर्डर, है ना, रिवर्स हो गया वो। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर के समझने के, और फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं। ये लिख लिया था मैं, हाँ ये लिख लिया था क्या सबने? ठीक है, हाँ क्वेश्चन बनेगा ना, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए। फटाफट फिल कर दो इसको हवा में ही, लिखना बाद में। पहले लिख दो इसको, पहले फिल कर लो फिर लिख लेना। पहले का ऑर्डर क्या होगा? 1। और आपको देख के क्या लग रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स? एलिमेंट्री होता तो ऑर्डर 2 होता, है ना, राइट? एनीवेज, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, इसका 4, ये भी कॉम्प्लेक्स है, देख के समझ में आ रहा है। इधर 3/2, इधर 2 कॉम्प्लेक्स है, सीओ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे स्टेप में कुछ और इन्वॉल्व है। यहाँ पे और यहाँ पे, अच्छा मैंने लिखवाया था क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस? जीरो ऑर्डर जो भी होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। सॉल्व करके बताओ, ऐसे हवा में नहीं करना है। हाँ भाई बताओ। थर्ड ऑर्डर बन गया, क्या कर रहे हो तुम भाई? पहले में हायर पावर के टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर देना। पहले में लिमिट लेंगे तो k1/k2 आएगा, हाँ कांस्टेंट, इसलिए जीरो ऑर्डर, और दूसरे में 1 से नेग्लेक्ट हो जाएगा, हाँ इसलिए k1 से बचेगा। यस सही है। इतना ज्यादा मैथ्स लगानी नहीं इसमें, है ना। हाँ सही बात है कि जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है तो 1 इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन, और जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो कॉन्सेंट्रेशन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 1। ये होगा ना, यही दो मैथमेटिकल आपको। तो यहाँ पे पहले वाले में लिखोगे रेट इज इक्वल टू k1c बाई 1 प्लस k2c एंड 1 प्लस k2c इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू k2c। यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो रेट आ जाएगा k1/k2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑर्डर हो गया 0। दूसरे वाले में भी सेम लिखोगे ये टर्म तो, और यहां पे क्या कर दोगे कि 1 प्लस k2c इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बिकॉज k2 इज वेरी मच लो, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो।
तो यहां से 1 हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा K1 इंटू सी। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 1। हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन में 0 की वैल्यू तो लेते ही है ना हम लोग, एडिशन में नेग्लेक्ट करते हैं ना। पर ऑर्डर तो 1 आएगा ना, आप समझो इसकी वैल्यू भले सर 0 के क्लोज आएगी, रेट इज वेरी स्लो, ये निकाला ना तुमने, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी स्लो। इवन इफ इट इज स्लो तो सी के स्क्वायर पे स्लो डिपेंड कर रहा है या सी के 1 पे डिपेंड कर रहा है, वो पता करना है ना। हम तो हमें ये नहीं पता करना है कि रेट कितनी फास्ट है या स्लो, हमें पता करना है कि रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है ना। अप्रोक्सीमेशन करेंगे, यस। ये आपकी बात सही है कि सर ये अभी भी तो बहुत लो वैल्यू है। हाँ है, कोई बात नहीं, हम तो पता कर रहे हैं कि उस लो वैल्यू पे भी कैसे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ये? हाँ, ब्रेक के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे।